हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो यह है क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें हम 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। अभी ये साइंस की सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम्स में सभी में इसके क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं साइंस की। गाइस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस में आरओ का एग्जाम हो चुका है और लोअर पीसीएस भी हो चुका है उत्तराखंड में। तो एफआरओ का मेंस अभी रह रहा है। तो एफआरओ का मेंस के लिए अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस देखा गया हो या आरओ एडवोकेट जनरल मेंस देखा गया हो, उत्तराखंड में जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक आ रहा है। तो उस चीज़ में अपने आप की जो प्रूवेबिलिटी है कि वहाँ पे हमने प्रूव कर सकें उस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। आरओ सचिवालय में जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होती रही। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हम काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी कर चुके हैं, इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, और आज हमें पढ़ना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। पानी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें वाटर का इशू चल रहा था साइंस की क्लास 6 के एनसीईआरटी में। इससे पहले कई सारी वीडियोज़ इसकी आ चुकी हैं। आप सीरियल वाइज देखते चली जाइएगा सभी चीज़ों को, जिससे कि कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा साइंस में जो आपका छूट जाए या आपको नहीं समझ में आए। तो क्लास 6 की आखिरी वीडियो होगी ये। इसके बाद हम अगली वीडियो क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे साइंस की। तो बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। देखिए, रेन वाटर का मतलब हुआ कि बारिश जब आती है तो उसके पानी को हार्वेस्ट करने की बात की जा रही है, संग्रहण करने की बात की जा रही है। इस समय में जिस टाइम पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज की स्थिति से हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थिति हम फेस कर रहे हैं सभी कंट्रीज़ में, तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि पानी की जो मात्रा है वो कुछ हद तक कम है। वैसे धरती से कुछ पानी बाहर नहीं जा सकता, धरती में कुछ पानी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन बात यह है कि जो धरती का पानी है वो शुद्ध पीने का पानी, जिसको इंसान की ज़रूरत होती है, दूसरे जानवरों को, पौधों को ज़रूरत होती है, वो बहुत कम है मात्रा में। और जो पानी की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, या जिस पानी से हमारा डायरेक्टली जो हमारा यूज़ है वो हम नहीं कर सकते, जैसे समुद्र के पानी को जिसमें नमक होता है, उसको जब हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते तो उस पानी की वो बहुतायत में होने के बावजूद भी हमारे काम के लिए नहीं है। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर। तो अपने पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी को, जो रेन वाटर है उसको बढ़ा सकते हैं, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, उसको बाद में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बेसिक आइडिया है इसके पीछे ये है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, कि पानी को वहाँ से पकड़ लो जहाँ पे वो गिरता है, यानी बारिश जहाँ पे हो रही है वहीं पे पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। तो दो टेक्निक्स हो सकती हैं। एक तो हमारी सबकी घरों के जो छत है उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस सिस्टम में जो रेन वाटर है इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। तो जिन पाइप्स के थ्रू पानी की निकासी होती है छतों से, उसी पाइप को हम एक नाली में ना छोड़कर उस पाइप को हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टोरेज टैंक में छोड़ सकते हैं, जिससे कि जो पानी है वो वहाँ पे स्टोर हो जाए। दिस वाटर may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. अब देखिए एक काम क्या हो सकता है कि अब उस मिट्टी में, उस पानी में क्या होगा, उस पानी में क्योंकि छत से जब पानी आ रहा है तो उस पानी के अंदर मिट्टी होगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो हम डायरेक्टली हो सकता है उस पानी को यूज़ ना कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है कि उसको टैंक में यूज़ कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, और टैंक में स्टोर करने के बाद उसको जैसे हम पौधों को सींचते हैं तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, पोछा लगाने के लिए घर के अंदर तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी को इन चीज़ों के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा, उस पानी को हम क्या करें कि अगर वो पाइप हम डायरेक्ट ज़मीन के अंदर तक ले जाएं और डायरेक्ट ज़मीन के अंदर छोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो ग्राउंड वाटर है आपका वो रिचार्ज हो जाएगा। दिस देन सीप्स इन टू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। और एक तरीका ये हो सकता है कि जो नालियों में पानी आता है डायरेक्टली वही पानी ज़मीन पे जाके ज़मीन के अंदर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पक्की नालियाँ होती हैं, कच्ची नालियाँ नहीं हैं, और पक्की नालियों की वजह से क्या होता है कि पानी ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 15, आता है एयर अराउंड अस, यानी कि वो हवा जो हमारे चारों तरफ है, एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं। तो एयर जो है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर ये लगता है कि हवा तो कोई स्पेस नहीं लेती, तो ऐसा नहीं है, हवा स्पेस लेती है। अगर आप एक सिलेंडर देखेंगे, सिलेंडर के अंदर एक गैस होती है, तो वो गैस कुछ स्पेस लेती है, उसका कुछ वेट भी होता है।
तो एयर हैज़ नो कलर, ये अच्छी बात है कि एयर का कोई कलर नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात है। एंड वन कैन सी थ्रू इट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आप उसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, तो धरती भी हवा की, एयर की एक पतली परत से कवर्ड है चारों तरफ से। ये लेयर जो है धरती के हम अगर हम सरफेस देखें, जहाँ पे हम खड़े हैं बैठे हैं, वहाँ के सरफेस से लेके कई ऊपर किलोमीटर्स तक फैली हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर एयर गेट्स रेयर, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते रहेंगे हवा की जो परत है वो कम होती चली जाएगी। और इसी की वजह से अगर हम देखते हैं कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि जब लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ, यानी क्योंकि जब वो पहाड़ पे जाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पहाड़ पे ऊपर जाते जाते आपके जो ऑक्सीजन की मात्रा है हवा में, या हवा है, पहली बात तो हवा ही कम होने लगेगी। जब हवा कम होने लगेगी तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम होने लगेगी, और उस मात्रा के कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो एयर किस चीज़ से बनती है, अगर हम देखें तो 18वीं सेंचुरी तक यानी कि 1700 तक यही लगता था लोगों को कि हवा के अंदर सिर्फ एक सब्सटेंस है, कुछ चीज़ होगी, हमें ये नहीं पता क्या होगी, लेकिन कोई चीज़ होगी। एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है। जो एयर है वो तो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, यानी कि हवा के अंदर, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं। जो पोल्यूशन वाली गैसेस गाड़ियों के अंदर से निकल रही हैं वो भी हवा के अंदर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा के अंदर है। जो छोटी मोटी गैसेस होती हैं बहुत कम क्वांटिटीज़ में होती हैं, जैसे आर्गन है, क्रिप्टन है ना, ये जिनॉन है, तो ये जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ये भी हवा में होती हैं। यानी कि हर तरह की गैस आपको हवा के अंदर मिल सकती है। फिर आता है वाटर वेपर। बहुत बड़ी क्वांटिटी में या सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो एक हवा के अंदर होता है वो क्या होता है, वो वाटर वेपर है। हम कहें कि हवा के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं जैसे जब हम वोल्केनो जब हम पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि वोल्केनो के अंदर से जब भूकंप नहीं, जब वोल्केनो फटता है यानी कि ज्वालामुखी फटता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार कि जब वोल्केनो फटता है तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ निकलती है उसके अंदर से, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ निकलती है, वाटर वेपर निकलते हैं। तो एयर कंटेन्स वाटर वेपर, सिंपल सी बात है। व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कोल्ड सरफेस। तो हमने देखा ही है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी, कि अगर एक पानी की बॉटल है, ठंडी पानी की बॉटल है जो आपने फ्रिज के अंदर से निकाली है, और उसके बाद उसको अगर आप बाहर सरफेस पर रखते हैं गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में, तो हम देखेंगे कि उसकी चारों तरफ पानी आ जाता है। तो पानी क्यों आया, क्योंकि आसपास जो हवा थी उस बॉटल के चारों तरफ बाहर की सतह पे वो हवा के अंदर नमी थी, उस नमी को एक ठंडी सतह मिली बॉटल की, और उस नमी ने क्या करा, वो जो नमी थी वो पानी में कंडेंस हो गई। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि बॉटल के अंदर का पानी बाहर आ गया है, बॉटल के अंदर का पानी बाहर नहीं आया है, जो बाहर हवा में प्रेजेंट जो पानी था वो वहाँ पे कंडेंस होकर निकल गया है, गिर गया है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। तो पानी की जो साइकिल चलती है प्रकृति की, उसके लिए वाष्प का होना, वाटर वेपर का होना एटमॉस्फेयर में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है एयर का, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। और जो आग लगती है जलने के लिए, जो बर्निंग के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट गैस की रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा इन्वायरमेंट में तो आग नहीं लगेगी, आग नहीं जलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से आग बुझती है। फिर नाइट्रोजन की बात करें, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो नाइट्रोजन की वजह से बर्निंग को सपोर्ट नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। तो जो मेजर पार्ट है हवा का, अगर हवा हम 100% माने तो उसमें से मेजरली 71% के आसपास जो हवा में, यानी कि 79% के आसपास जो हवा में कंपोनेंट है वो कौन है, वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही छोटा सा पार्ट बनाता है धरती पे हवा का, लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि वो धरती को गर्म रखने में मदद करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो काम करता है, जब बाहर से सूरज की रोशनी धरती के अंदर आती है तो उसको ट्रैप करने का जो काम करता है धरती पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो इसके वजह से दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अगर आप मून पे जाएंगे, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो बाहर से जो सूरज की रोशनी पड़ती है चंद्रमा पे, तो उसमें क्या होता है कि दिन में तो चंद्रमा पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 450 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, और रात में वो माइनस में चला जाता है, -150 -200 डिग्री चला जाएगा। यानी कि इससे क्या हुआ कि चंद्रमा पे रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और रात में ठंडा बहुत ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज
इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स। तो ये कहा जाता है कि सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इंस्टेड आप क्या करो, उसको ज़मीन में ज़मीन के अंदर उसको मल्च करके ज़मीन के अंदर मिला दो, जिससे कि वो पत्तियाँ जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएँ और उससे न्यूट्रिएंट्स बन जाएँ। अगर आप उसको जला दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डस्ट एंड स्मोक, ये भी हवा का पार्ट है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि हम तेल जलाते हैं उसकी वजह से स्मोक पैदा होता है, धुआं पैदा होता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी माने जाते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इस वजह से हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं कि जो वहाँ पे जलती हुई चीज़ों में जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऊपर से ही निकल जाएँ और नीचे एटमॉस्फेयर में ना फैलें। This takes the harmful smoke and gases away from our noses but brings it closer to the birds flying up in the sky। अब ये तो एथिकल बात है कि अगर वो हम बच गए हैं तो पक्षियों को उससे नुकसान है, यानी नुकसान तो किसी ना किसी को है ही। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, ये तो सही बात है कि धूल के कण हमेशा हवा में रहते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जहाँ जहाँ पे और समय समय पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे कैसे कैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, यानी नाक में जो दो नोज़ में जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके थ्रू हम सांस लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि हमारे नाक में जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, क्यों कहा जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। वो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सांस के साथ, अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो सीधे के सीधे अंदर चले जाएंगे, जिससे कि जो फिल्ट्रेशन है डस्ट पार्टिकल्स का वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी नोज़ में प्रेजेंट जो हेयर्स हैं, जो म्यूकस होता है, वो ये हेल्प करता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने से चिपका लेता है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते और जो प्योर एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर जा पाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कंपोजिशन देखें हवा का, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक मेजर पार्ट है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी, वाटर वेपर्स हैं, दूसरी गैसेज है, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे हैं। ठीक है। फिर एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। तो अगर 100% हवा है तो उसमें से 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर बना देती हैं। बाकी 1% बची है, उसके अंदर बाकी सभी गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम। ये हम पहले भी पिछली क्लास में समझ चुके हैं, जहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस समझा था कि प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो इस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं एज़ कंपेरिजन टू कंज्यूम करने से। यानी कि जितनी वो खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए उनको नेट प्रोड्यूसर कहा जाता है। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि वो जितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। सिंपल सी बात है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, हर्बीवोरस एनिमल हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अल्टीमेटली डिपेंड प्लांट्स पे ही करेगा। क्योंकि जो मांसाहारी जीव है वो जब शाकाहारी को खाएगा तो शाकाहारी तभी तो होगा जब प्लांट्स होंगे। अगर प्लांट्स नहीं है तो शाकाहारी जीव नहीं होंगे, और शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी भी नहीं होंगे। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये शो करता है कि इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि चाहे पौधे हों, जानवर हों, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। नेचर इसी तरह से काम करती है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। अब देखिए विंड मिल के ऊपर बात की जा रही है कि जो विंड मिल है वो किस तरह से घूमती है, क्योंकि हवा चलती है। हवा चलेगी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कहा जाता है कि विंड मिल कहाँ लगा सकते हैं, विंड मिल वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या इसकी तेज़ रफ्तार से चलती हो, वहीं पे विंड मिल लगाने का फ़ायदा है। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। यानी कि फ्लोर मिल्स को, यानी कि आटे को पीसने के लिए, यानी गेहूँ को पीसने के लिए जो मिल्स लगाई जाती हैं, या ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए जो मशीन लगाई जाती हैं, उसके लिए हम विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैराशूट, एरोप्लेन्स। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए सभी चीज़ें जो हैं, इंसान भी अगर मूव कर रहा है तो मूव क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। अगर हवा नहीं चलेगी तो हम भी सब मूवमेंट बंद कर सकते हैं, अपना मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो एयर जो है वो सीड्स के डिस्पर्सल में, फ्लावर्स के पोलन के जो फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं उनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जिससे कि प्लांट्स की लाइफ में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है। तो एयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वाटर साइकिल में।
और लास्ट चैप्टर आता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो देखिए गार्बेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐड किया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट टाइम पे। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, यानी कि 5 साल में, जिस टाइम पे 2019 में गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को 150 साल होने जाने थे, उस टाइम पे कहा जा रहा था कि भारत को ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच ना करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पूरे भारत में कि खुले में शौच लोग नहीं करेंगे। और डीलिंग विद गार्बेज की बात करें तो सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो सफाई कर्मचारी जो हैं वो गार्बेज को इकट्ठा करेंगे ट्रक्स में और उनको जो खुले एरिया में वो लेके चले जाते हैं, वो इस एरिया को क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं। देर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट। अब गार्बेज में से जो चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं यानी कि रिसाइकलिंग कर सकते हैं जिनकी, उनको अलग कर दिया जाता है, और जिनको हम नहीं कर सकते उनको वहीं पर डाल दिया जाता है। द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, कोई भी कूड़ा है, वो कूड़ा हम कह रहे हैं प्रकृति के लिए हो सकता है वो चीज़ कूड़ा ना हो। तो गार्बेज में कुछ चीज़ें काम की हो सकती है, कुछ चीज़ें काम की नहीं होंगी। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम अलग से कर देंगे। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। तो एक बार जब लैंडफिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बाद में किसी प्लेग्राउंड में या पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा। 20 साल तक वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं होगा। टू डील विद सम ऑफ द यूजुअल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। अब देखिए कुछ चीज़ें तो गार्बेज में सड़ती हैं तो वो तो प्रकृति अपने अंदर कन्वर्ट कर लेगी। दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स। वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि खाद बन जाती है जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों में, उसमें डाल सकते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जो कोई चीज़ें जब सड़ती हैं और वो जो मटेरियल है वो खाद में तब्दील होता है, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं, या खाद बनाने का जो प्रोसेस है ये कहा जाता है। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेजेस। कुछ शहरों में, कुछ कस्बों में तो जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करती हैं कि ग्रीन डस्टबिन प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे गीला कचरा आप डालेंगे, नीला एक डस्टबिन प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप सूखा कचरा डालेंगे, जिससे कि घरों में ही, घर से ही शुरुआत हो इस चीज़ की कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि दोनों ना मिलें। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर इज ग्रीन। ब्लू बिन तो होता है जो कि जिन चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सूखा कचरा जो है, जैसे कि प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है। और जो ग्रीन बिन्स है वो उनके लिए जिसमें किचन वेस्ट आएगा या एनिमल का या प्लांट का वेस्ट है, जहाँ पे गीला कचरा है। किचन में से आपके, जैसे आपने आलू छीला फॉर एग्जाम्पल, या कुछ कोई सब्ज़ी छीली तो उसका जो ऊपर के पील्स हैं, जो उसके ऊपर के छिलक हैं, तो वो गीले कचरे का काम करते हैं। और वो गीला कचरा कहाँ पे है, वो ग्रीन डस्टबिन में जाएगा। उसके बाद आता है वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या है कि इसको केंचुए वाली खाद भी कहते हैं हिंदी में, शॉर्ट में, जो बहुत ही आम भाषा में अगर हम कहें तो केंचुए वाली खाद कहते हैं। यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो, उसमें क्या होगा कि जो कुछ वर्म्स हैं यानी कुछ जो कीड़े हैं वो उस खाद को बनाते हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म। तो एक अर्थवर्म का, केंचुए का एक प्रकार होता है रेड वर्म जिसको कहते हैं, वो इस कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। रेड वर्म्स के टीथ नहीं होते तो वो क्या करते हैं, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो यानी कि वो खाने को खाते हैं, पचाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। फिर पाउडर्ड एगशेल्स और शी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो जो अंडों के छिलके हैं और सी शेल्स के जो छिलके हैं या टुकड़े हैं, उनको हम क्रश करके वेस्ट में मिला सकते हैं, जिससे कि रेड वर्म्स को हेल्प मिलती है खाने को ग्राइंड करने में। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। तो एक दिन में वो अपने वजन जितना खा सकता है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। तो ना तो बहुत गर्मी में और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी में वो रह सकते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उनको अपने चारों तरफ मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। तो धीरे धीरे उनके नंबर भी डबल होते चले जाएंगे और जो आपकी खाद है वो भी बहुत अच्छे से बनती चल जाएगी। यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग अपने आप में किसानों के लिए भी उनकी आय को दोगुना करने में एक सहायता मदद कर सकता है, प्रदान कर सकता है। क्योंकि आजकल शहरों के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग का ट्रेंड है। जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वहाँ पे भी लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रेफर करते हैं हमें अपने बागान में डालना, जो अपने किचन गार्डन जो उन्होंने बना रखा है। तो उसके लिए भी एक ये एक आय का साधन बन सकता है किसान के लिए कि वो उसको पैदा करे और शहरों में प्रोवाइड करे कि जिससे कि लोग उस चीज़ को खरीद सकें। तो इसी के साथ ही कंप्लीट होती है क्लास 6 की एनसीईआरटी। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी कल, वो क्लास 7 की एनसीईआरटी की आएगी। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।